नमस्कार दोस्तों, जय 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 राम जी की नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो चलते हैं। देखो आज हम आगे से एक बार फिर से, अब तक हमने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए और आज हम नए टॉपिक लेके आए हैं आपके पास। कौन सा? पदार्थ। और पदार्थ में हम बहुत सी चीज़ों की जानकारी हासिल करेंगे। पदार्थ में हम पढ़ेंगे धातु, अधातु और पदार्थ की अन्य अवस्थाएं। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं? ठोस, द्रव, गैस, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में पढ़ेंगे हम ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक में भी शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। इन सभी चीज़ों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और उससे पहले हम आपको बता देते कि पदार्थ होता क्या है। आपको जो प्रकृति में जो सारी चीज़ें नज़र आती है, प्रकृति में मतलब वातावरण में आपके पास जो भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, जो भी चीज़ दिखाई देती है, वो सारी चीज़ें क्या है? वो सारी चीज़ें है पदार्थ। कोई भी चीज़ हो जिसकी आकार, आकृति या फिर शेप वगैरह, कोई भी साइज जो चीज़ दिख रही है आपको, सब चीज़ फिक्स है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? उनको हम सभी चीज़ों को क्या कहेंगे? पदार्थ बोलेंगे। तो एक बार देखो यहाँ पर, तो हम पदार्थ की परिभाषा की बात करें तो पदार्थ की हम परिभाषा लिख सकते हैं। पदार्थ प्रकृति में वे सभी जो जिनका निश्चित आकार, आमाप, द्रव्यमान होता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? वो सारी चीजें पदार्थ कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सबस्टेंस बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? सबस्टेंस बोला जाता है। तो अब बात करते हैं हम पदार्थ के बारे में। पदार्थ के कौन कौन से भेद है, पदार्थ के कौन कौन से प्रकार है, अलग अलग टाइप के बारे में। पदार्थ को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। पहला फिजिकली और दूसरा केमिकली। फिजिकली के हम अंतर्गत बात करेंगे तो फिजिकल में होते हैं ठोस, जिसके हम पूरी सभी चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। ठोस क्या है, ठोस की आकृति कैसी होती है, ठोस का आयतन कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है इसी में भौतिक में द्रव। द्रव की बात करें हम, इसकी भी हम सारी चीज़ें हासिल जानकारी पूरी कंप्लीट करेंगे द्रव के बारे में भी। और अगला है गैस। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था में कौन कौन से है? ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस को क्या बोला जाता है? सॉलिड। इसको बोला जाता है लिक्विड और इसको बोला जाता है गैस। अब बात करते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण की। तो रासायनिक वर्गीकरण में दो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला होता है शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। प्योर मैटर, दूसरा है इम्प्योर मैटर। अब बात करें हम शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ में हम डिस्कस करेंगे तत्व के बारे में और दूसरा यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला तत्व और दूसरा है हमारा यौगिक। पहला तो हो गया तत्व, दूसरा क्या कौन सा हो गया? यौगिक। तत्व और यौगिक के अंदर हम बात करें तो तत्व को भी दो भागों में बांटा गया है। तत्व को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है धात्विक और दूसरा अधात्विक। दो भागों में कौन कौन से डिवाइड किया हुआ है? धात्विक और अधात्विक। तो हम कंप्लीटली धात्विक के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्लीट पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, धात्विक क्या होते, अधात्विक क्या होते। वैसे हालांकि मैं आपको एक बार बता देता हूं कि धात्विक वो होते हैं जो धातु, इसके अंदर हम धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो धातु कौन कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये सारी क्या चीजें हैं? ये है सब चीजें क्या है? धातु है। धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। और अगला पढ़ेंगे हम अधातु के बारे में, अधातु के बारे में। अधातु जिसमें धातु नहीं होती है, जिसमें धातु नहीं होती है, तो उसमें पढ़ेंगे हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जिसमें क्या होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब अधात्विक पदार्थ। अब बात करें हम
यौगिक की। यौगिक को भी दो भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। पहला होता है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। पहला तो कौन सा है? कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक के अंतर्गत हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इन सारी चीजों को हम विस्तृत जानेंगे कंप्लीटली, इनके बारे में हम पूरा विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं आगे चलकर। दूसरा कौन सा है? एल्कीन और तीसरा है एल्काइन। अब बात करते हैं हम अकार्बनिक की, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसमें हम पढ़ेंगे खनिज और हम पढ़ेंगे इसमें अम्लों के बारे में। अम्लों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अम्ल सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हम अम्ल पढ़ चुके हैं, क्षार पढ़ चुके हैं और लवण के बारे में हम पहले ऑलरेडी कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आप अम्लों के बारे में पूरी डिस्कस देखना चाहते हो पूरा सब चीज़, तो आप अपने पहले की जो हमारी वीडियो डली हुई है उनको आप देख सकते हो। वहाँ से आपको हमारी अम्ल, क्षार और लवण सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगी। तो इसके अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से पढ़ेंगे हम? खनिज और अम्ल। अब बात करते हैं इम्प्योर मैटर की, अशुद्ध पदार्थ की। तो अशुद्ध पदार्थ में पढ़ेंगे हम एक तो समांगी और एक पढ़ेंगे हम विषवांगी की, या फिर समांगी और दूसरे को विषवांगी की, हम आप ये भी बोल सकते हो असमांगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज विस्तृत पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थ के बारे में हम जैसे बताया आपको हमने, पदार्थ क्या होता है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, और अब लेके चलते हैं हम आपको पदार्थ के बारे में। देखो हाँ, तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे चर्चा करते हैं हम आगे। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पदार्थ की परिभाषा भी देखी थी, और एक बार और देखो। चलो ये दूसरी डेफिनेशन आपके लिए। संसार की हर वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आमाप, आकार, आयतन, ये सारी चीज़ें क्या होती है? फिक्स या फिर निश्चित होती है। वही क्या है? वही पदार्थ होता है। और संसार में होने वाले और संरचना में होने वाले परिवर्तन क्या करती है? विरोध करती है। तो ये क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। संसार की हर वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है तथा अपनी संरचना में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है या फिर करता है, पदार्थ कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? हम सबस्टेंस कहते हैं। अब देखो हम बात करें प्राचीन मत के अनुसार। प्राचीन जो मत थे वो क्या कहते थे कि पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है, कैसे हुआ है? तो प्राचीन मत ये थे कि जो पदार्थ होता है उसका निर्माण 5 तत्वों से मिलकर होता है। 5 तत्वों से मिलकर होता है। ये तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ये तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। तो प्राचीन मत के अनुसार जो पदार्थ है उसका निर्माण कितने तत्वों से मिलकर हुआ है? 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। ये तत्व थे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। 5 थे। तो 5 तत्वों से मिलकर पदार्थ का निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं हम पदार्थ के गुणों के बारे में। पदार्थ के कौन कौन से गुण हैं जिससे हम पदार्थ को पहचान सकते हैं या पदार्थ को जाना जा सकता है कि यह पदार्थ है। तो पदार्थ के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे हम। देखो पदार्थ में क्या है? पदार्थ के कणों के मध्य, जो पदार्थ में कण होते, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान। अब बात करें हम पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान कैसे होता है, कैसे पता लगेगा रिक्त स्थान होता है? कोई भी पदार्थ ले लिया, उसके अंदर रिक्त स्थान है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? जैसे कि आप चलो देखो चाय बनाओ, कोई एग्जांपल लो चाय का, और चाय बनाओ तो उसमें आप चीनी घोलो, चाय पत्ती डालो, ये सारी चीजें उसमें घुल जाती है। तो इसका मतलब पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान था, तभी तो उसमें घुल गई, वरना ये कहां से घुलती? तो चाय के मध्य क्या है? रिक्त स्थान थे। तो पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम कॉफी का। कॉफी में कोई भी चीज घोलो आसानी से घुल जाती है।
तो इससे तात्पर्य है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब देखो पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते कैसे है, कैसे पता लगेगा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है। पदार्थ कणों की जानकारी हमें गतिशीलता की पता लगाना है तो हम ऐसे जानकारी कर सकते हैं कि आप कोई अगरबत्ती लीजिए, कोई खुशबूदार अगरबत्ती लो और इसको कहीं भी एक कमरे में जला दो, और कमरे में जलाएंगे तो उसकी जो खुशबू है, जो उसकी महक है, जो उसकी सुगंध है, वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। तो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। पहला तो ये हो गया पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, इसका भी आपको पता चल गया। एक और एग्जांपल की बात करें हम पदार्थ के कणों के मध्य पदार्थ की गतिशीलता के बारे में, तो एक लो आप, जैसे कि आपने देखा होगा कोई घरों में खाना बनता है, जब हमारे घरों में खाना बनता है तो खाने की जो महक है, खाने की जो खुशबू है, वो बहुत काफ़ी दूर तक चली जाती है। जब अपन घर में खाना बनाते हैं तब खाना जब गर्म होता है बहुत, तो उसकी जो खाने की खुशबू है वो काफ़ी दूर तक जाती है। तो इससे पता लगा सकते हैं हम कि जो पदार्थ है वो गतिशील होते हैं। अब बात करें हम अगले की, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसको हम कैसा पता लगाएंगे पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप देखो कोई पानी लीजिए, आप कोई बड़े बर्तन में पानी ले लीजिए और उसको बार बार काटने की कोशिश कीजिए। पानी को लिया और उसको बार बार काटने का प्रयत्न कीजिए, पानी पहले कट जाएगा लेकिन बाद में जुड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि पानी के मध्य क्या हो रहा है, आकर्षित कर रहा है एक दूसरे को। जो पदार्थ कण है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, कोई 4 या 5 व्यक्तियों का एक समूह बनाइए और उनको चारों बगल घुमाइए। वो एक दूसरे कोई गेम खेल रहे चारों तरफ घूम के, तो एक दूसरे में वो आकर्षित होंगे। और थोड़ी देर बाद आप देखोगे इसमें से एक लोग को हटाओ, फिर भी वो एक दूसरे इतने अट्रैक्शन में रहते कि वो अपन उनको हटाएंगे तो ऐसा लगेगा कि उस दूसरे वाले को खींच रहा है। तो इससे भी ये साबित होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण क्या है, पदार्थ किस किस के मिलकर बना है। तो इस लास्ट है ये, पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, पदार्थ कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हैं आप, अब बात करते हैं हम अगले, जो हमने फिजिकल वर्गीकरण की बात की थी, भौतिक वर्गीकरण की, तो उसको देखेंगे हम। भौतिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा था हमने, भौतिक वर्गीकरण को बांटा था 3 भागों में। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, थर्ड था गैस। अब देखो बात करते हैं हम गैस की। पहले बात करेंगे हम ठोस की। ठोस को हम बोलते हैं सॉलिड। इसका जो आकार और आयतन होता है, सॉलिड का जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित होता है। कैसे होता है निश्चित, देखो हम एक बार बात करते हैं सॉलिड की। ये हमारा ठोस है कोई, ये हमने एक ठोस आकृति ले ली, तो इनके मस्त बिल्कुल रिक्त स्थान नहीं होता। ये क्या है, सॉलिड है, ये ठोस है बिल्कुल। आप मान सकते हो एग्जांपल के रूप में ले सकते हो कोई लकड़ी वगैरह, या फिर बेस्ट एग्जांपल है एक बर्फ का टुकड़ा। तो बर्फ का टुकड़ा क्या है, एक ठोस का एग्जांपल है सॉलिड का। तो इसके आकार होता है वो निश्चित होता है, आकार फिक्स है, जितना आकार है आपको दिख रहा है तो उतना ही रहता है उसका आकार। ऐसे नहीं हम उसके आकार को घटा बढ़ा सकते। तो आकार क्या होता है, निश्चित। और बात करें हम आयतन की, तो आयतन भी इसका क्या होता है, निश्चित होता है। कैसे होता है आयतन निश्चित, यदि आपके पास कोई 5 किलो है तो 5 किलो ही रहेगा। तो इसका आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। किसकी, सॉलिड की। और आगे देखिए हम संपीड़ितता कम होती है इसकी। संपीड़ितता कैसे कम होती है, संपीड़ितता की बात करें हम, संपीड़ितता ठोसों की क्या होती है, संपीड़ितता ठोसों की कम होती है। संपीड़ितता से मतलब क्या है, यहां पर संपीड़ितता से मतलब ये कि इनको हम दबा नहीं सकते, आसानी से बिल्कुल दबाया नहीं जा सकता। इसका मतलब इनकी संपीड़ितता कैसी होगी, कम। जबकि लिक्विड
और गैस की बात करें हम तो उनकी संपीड़ितता ठोसों से ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा संपीड़ितता होती है गैस की। सबसे ज़्यादा संपीड़ितता किसकी होती है? गैसों की, जिसको हम कहीं भी, हमारे पास चलो 1 लीटर गैस है या फिर 1 केजी गैस है तो उसको आसानी से दबाकर हम छोटे से पात्र में बंद कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा संपीड़ितता किसकी होगी? गैसों की, और सबसे कम होती है ठोसों की। अब बात करते हैं हम सेकंड, द्रवों की, जिसको बोला जाता है लिक्विड, जिसको बोला जाता है लिक्विड। इसकी बात करें हम, इसका आकार तो होता है निश्चित। जैसे कि हमारे पास लिक्विड है 5 लीटर कोई, तो हम उसको कोई भी पात्र में डाल सकते हैं, और पात्र में जैसा डालेंगे वो पात्र के अनुसार उसका रूप वैसा ही चेंज हो जाता है। तो इसका आकार कैसा हो गया? अनिश्चित हो जाता है आकार। और बात करें आयतन की, तो आयतन तो इसका कैसा होता है? निश्चित। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। तो द्रवों का आकार तो कैसा हो गया? अनिश्चित, जबकि आयतन कैसा हो गया? निश्चित। अब बात करें हम इनकी संपीड़ितता के गुण की, तो इनका संपीड़ितता का जो गुण होता है वो इनमें अधिक पाया जाता है। तो आप एक तरीका से ये बोल सकते हो कि जो द्रवों के संपीड़ितता का जो गुण है वो ठोसों से तो अधिक लेकिन गैसों से कम होता है। ठोसों से तो क्या होता है? अधिक, जबकि गैसों से कम होता है। देखो एक बार इसका डायग्राम बना के हम देखते द्रवों के बारे में। इनमें क्या होता है? रिक्त स्थान थोड़ा ठोसों की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। ये गैस के कण हैं, ये गैस के अणु है हमारे पास। इनमें रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, तो इनका रिक्त स्थान ठोसों से क्या है? अधिक है, लेकिन गैसों से कम है थोड़ा सा। तो इनका आकार हो गया अनिश्चित, जबकि आयतन क्या हो गया? निश्चित। और संपीड़ितता अधिक, या फिर आप कर सकते हो ठोसों से तो कम और गैसों से, सॉरी, ठोसों से अधिक और गैसों से कम। तो सर्वाधिक किसकी हो गई? गैस की हो गई। ये बात हो गई संपीड़ितता की, ये आकार और आयतन की बात हो गई। अब बात करते हैं हम तीसरी अवस्था की, इसकी गैस की। गैस देखते हैं। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इनका ना तो आकार फिक्स होता है और ना ही आयतन फिक्स होता है। जैसे कि हमने कोई पात्र में 1 लीटर गैस को डाला तो वो पूरे पात्र में घुल जाती है, पूरे पात्र में ऊपर तक आ जाती है। जैसे सिलेंडर है हमारा, उसमें आप 1 केजी रखिए या फिर 5 केजी रखिए, पूरी गैस पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। और आयतन इनका अनिश्चित होता है। और संपीड़ितता की बात करें हम, थोड़ी देर पहले संपीड़ितता को बताया था आपको कि इनमें संपीड़ितता, ये देखो हमारे गैस के कण है ये, तो इनके गैस के कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। ठोसों में कम, द्रवों में थोड़े ज़्यादा, जबकि गैसों में बहुत ज़्यादा है। इनके रिक्त स्थान की बात करें तो गैसों में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। संपीड़ितता की बात करें, इनमें संपीड़ितता की देखें हम, तो इनमें संपीड़ितता सर्वाधिक पाई जाती है। संपीड़ितता कैसी पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। तो सबसे अधिक संपीड़ितता किस में होती है? सबसे अधिक संपीड़ितता होती है गैसों में। इनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। तो ये दोनों चीज हमने तीनों अवस्थाओं के बारे में चर्चा की। पहले चर्चा की हमने सॉलिड के बारे में, और फिर की थी द्रवों के बारे में, और लास्ट की है गैसों के बारे में। जबकि इनकी 2 अवस्थाएं और होती है, एक तो होती है प्लाज्मा और एक होती है जो चौथे नंबर की अवस्था है प्लाज्मा, और 5 नंबर की अवस्था है बीईसी, जिसे हम बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बीईसी क्यों नाम पड़ा, चलो उसके बारे में देखते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और हमने अब तक
3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की है। अब बात करते हैं हम चौथी अवस्था प्लाज्मा की और 5वीं अवस्था बीईसी की। अब तक हमने पढ़ लिया ठोस, द्रव, गैस के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम प्लाज्मा। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लाज्मा। इसकी खोज बाद में हुई, प्लाज्मा की खोज बाद में हुई है, जिसे हम बोलते चौथी अवस्था। और लास्ट 5वीं अवस्था है बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब बात करते देखो प्लाज्मा की। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा के जो कण होते हैं वो अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। कैसे होते हैं प्लाज्मा कण? अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं। इनमें क्या होता है? ऊर्जा होती है जो अधिक मात्रा में होती है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन जो बल्ब होता है उनमें क्या पाई जाती है? उनमें प्लाज्मा पाई जाती है। नियॉन बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, उसमें क्या पाई जाती है? प्लाज्मा पाई जाती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में क्या पाई जाती है? चमक। प्लाज्मा के कारण ही प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तारों और सूर्य में चमक किसके कारण पाई जाती है? तो ये चमक पाई जाती है प्लाज्मा के कारण। चमक किसके कारण पाई जा रही है? प्लाज्मा के कारण। अब बात करें तो उच्च तापमान के कारण ही तारों में क्या बनती है? प्लाज्मा बनती है। तापमान उच्च होता है इसलिए इनमें क्या बनती है? प्लाज्मा बनती है। यदि तापमान निम्न होगा तो इनमें क्या नहीं बनेगी? प्लाज्मा नहीं बनेगी। अब बात करते हैं हम पदार्थ की लास्ट अवस्था के बारे में, जो है बीईसी, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको क्या बोला जाता है? बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपकी 5वीं अवस्था है और लास्ट और अंतिम अवस्था है। इसकी खोज 2 वैज्ञानिकों ने की, एक तो था सत्येंद्रनाथ बोस और एक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनके नाम पर ही बीईसी का नाम किया गया था। तो पहले तो कौन वैज्ञानिक थे? सत्येंद्रनाथ बोस, और दूसरे वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। इस नई अवस्था के बारे में बात करें तो देखो, इस नई अवस्था में बनाई जिसे बीईसी कहा गया, और सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, जो सामान्य वायु होती है, जो नॉर्मल हमारी एयर होती है, उसके 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से क्या मिलती है? हमें बीईसी प्राप्त होती है। इससे क्या प्राप्त होती है? बीईसी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज आपने पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करी और पदार्थ के अंदर पदार्थ की पूरी वर्गीकरण किया हमने, और पदार्थ में विभिन्न भागों की चर्चा की थी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।